नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। सूबा बोरेगा में आप सभी का स्वागत है और आज सूबा बोरेगा में हम बात करेंगे यूपी बिहार फिर से हाहाकार। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों ने फिर से गति पकड़ ली है। वही हुआ जिसका डर था। तेजी से चल रहे टीकाकरण के बाद भी स्थिति बदलती जा रही है। वायरल के कहर, रहस्यमय बीमारी के कहर के बीच अब कोरोना ने तेजी पकड़ ली है। लगातार हम आपको बता दे रहे हैं कि रोज आपको अपडेट भी दे रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें, और इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही थी और इसी बीच प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं थे। इनमें से अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, ललितपुर, महोबा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली और सीतापुर को कोरोना मुक्त कर दिया गया था। राज्य में टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया जा रहा था, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। जिन जिलों को कोरोना मुक्त किया गया था, अब अचानक वहां संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। जालौन जिले में दोबारा कोरोना संक्रमण शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,553 हो गई है। 11,344 ठीक हो चुके हैं और 201 की मौत हो चुकी है। फिलहाल 8 एक्टिव केसेस हैं। ये वही जिला है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7,73,734 सैंपल लिए जा चुके हैं और शनिवार को भी 1,653 सैंपल लिए गए थे और अब सभी मरीज आइसोलेशन में हैं। तीसरी लहर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें मुख्य रूप से बच्चों के प्रभावित होने की स्थिति में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसके लिए हमने 4 जो हमारी CSC हैं, जालौन, पुंछ, माधोगढ़ और कदौरा, इनमें हमने L1+ हॉस्पिटल बनाए हैं 30-30 बेड के, जिनमें 10-10 बेड बच्चों के लिए आरक्षित हैं और 2 उसमें HDU बेड बनाए हैं जो वाईपैप से वाईपैप द्वारा कृत्रिम सांस भी दी जा सकती है। बाढ़ के बाद रहस्य में बुखार और डेंगू से अभी जनता समझ भी नहीं पाई थी कि कोरोना ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जालौन में 6 मरीजों की संख्या निकलकर सामने आई है, जो चौंकाने वाली संख्या है। जालौन में पिछले कई दिनों से लगातार लोगों में एक डर बना हुआ था कि कहीं तीसरी लहर की दस्तक जिले में ना आ जाए। वही आज देखने को मिल रहा है। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं तीसरी लहर की, लेकिन कोरोना के जिस तरीके से पेशेंट के आना शुरू हुए, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि कोरोना को किस तरीके से रोका जा सकता है और किस तरीके से सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से कह रखा है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बेवजह घर से न निकलें। कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। हालांकि जालौन में अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 8 कोरोना के केसेस जिला अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़, जालौन। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में 5,903 की वृद्धि हुई है। इस दौरान देश भर में कुल 42,618 नए मामले मिले हैं। इनमें से अकेले केरल से ही 29,322 केसेस हैं। इस दौरान 330 और लोगों की जानें भी चली गई हैं। इसमें भी केरल में 131 मौतें शामिल है। सक्रिय मामले 4 लाख को पार कर गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किए गए आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामले 4,05,681 हो गए हैं और कुल मामलों की संख्या 3,30,00,000 के करीब पहुंच गई है और अब तक 4,40,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि दैनिक और साप्ताहिक संक्रमण दर भी 2% को पार कर गई है, जबकि मरीजों के उबरने की दर
97% से नीचे आ गई है। आपको बता दें अब तक प्रदेश में 6,36,88,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। बावजूद इसके संक्रमण फिर से अपना जाल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बिछा रहा है। हालांकि लगातार यूपी सरकार कोशिश कर रही है कि तीसरी लहर से बचा जा सके। तैयारी भी तेजी से की जा रही है, टीकाकरण भी सबसे तेजी से किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वायरल की आड़ में क्या ये कोरोना संक्रमण है, और इसी बीच कोरोना के केसेस बढ़ना क्या तीसरी लहर आने की तरफ इशारा कर रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस पूरी परियोजना के पूर्ण होने पर काशी एक नए रूप में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर देखने को मिलेगा। काशी वर्षों से जिस बात के लिए एक तड़प थी, तड़पन थी, मुझे याद है मैं एक ऑडियो सुन रहा था, यही काशी में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पधारे थे, और तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, और बहुत तीखी टिप्पणी की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने तब कहा था, ये कैसा हिंदू है, कितनी गंदगी है, वहां पर प्रसाद बिक रहा था, फूल पुष्प यानी फूल भी बिक रहे थे, धूप था, उन्होंने मक्खी लग रही थी, वहीं पे गंदगी थी। और तब गांधी जी ने 1916 में टिप्पणी की थी। गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले अनेक सरकारें आई होंगी, गांधी जी के नाम का उपयोग करते हुए लोगों ने सत्ताएं हासिल की होंगी, लेकिन गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ मंदिर बन सके, यह विजन मोदी जी ने ही हम सबको प्रदान किया, और आज काशी विश्वनाथ धाम जिस रूप में आगे आ रहा है, आज काशी के अंदर जिस प्रकार के विकास के कार्य चल रहे हैं, नित्य नए प्रयोग काशी को एक नई काशी के रूप में प्रस्तुत करने का है, आप सबके सामने है। और जो काशी में प्रयोग होते हैं, सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, यही प्रदेश के अंदर अन्य स्थलों पर भी लागू होते हैं। आज आप जाइए, कभी मां विंध्यवासिनी धाम में जाने का अवसर प्राप्त हो, एक बार जाकर के देखिए, वहां पर भी काशी विश्वनाथ धाम में जिस प्रकार की परियोजना यहां पे लागू हुई है, यही परियोजना मां विंध्यवासिनी धाम पर भी उसी तत्परता के साथ और उसी ईमानदारी के साथ, उसी आस्था का सम्मान करते हुए मां विंध्यवासिनी धाम में भी लागू की गई है। अयोध्या में भी इसी प्रकार की कार्य योजना लागू की गई है। ब्रज क्षेत्र में, मथुरा में भी इस प्रकार की कार्य योजना लागू की गई है। यानी हर एक क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस विजन के पीछे काशी है, उस विजन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उसी को हम लागू करके काशी के माध्यम से आज जो चीजें प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं, देश भी और दुनिया भी उसको हाथों हाथ लेती है। पहले तो अयोध्या जाने में लोग घबराते थे। मुझे याद है जब दीपावली के पहले मुझे हमारे अधिकारियों ने कहा कि दीपावली के दिन आप कहां रहेंगे, मैंने कहा मतलब, उन्होंने कहा नहीं, हम सभी प्रशासनिक अधिकारी आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा भी दीपावली के दिन तो मेरा कुछ जनजातीय छात्रों के बीच में और उन समाज के बीच में कार्यक्रम होता है, मैं पिछले 15 वर्षों से उनके बीच में जाता हूं। तो उन्होंने कहा हम लोग आना चाहेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा दीपावली के दिन मैं उनके बीच में रहूंगा, एक दिन पहले मैं मालूम करूं कि अयोध्या में क्या होता है। तो मैंने एक टीम अयोध्या भेजी। मैंने कहा अयोध्या में कोई विशिष्ट आयोजन दीपावली के अवसर पर? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा वहां कैसे कार्यक्रम हो सकता है, इसकी कोई कार्य योजना बनाई गई? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा क्या बन सकती है? कहा अरे साहब बहुत बवाल हो जाएगा। मैंने कहा ये बवाल केवल अयोध्या और मथुरा काशी के लिए क्यों होता है, और ये बवाल क्यों वो बोल रहे हैं? आप क्या अपना पर्व और त्योहार मनाना बवाल का कारण बनता है क्या? तो मैंने एक टीम भेजी। मैंने कहा आप जाइए, वहां के पूज्य संतों से बातचीत करिए,
और बोलिए क्या दीपावली का कार्यक्रम भव्यता के साथ अयोध्या में हो सकता है? वो टीम आई, उन्होंने कहा संत तो तैयार हैं लेकिन मीडिया इसको बहुत नेगेटिव लेगी। मैंने कहा देखो, हमें अपने राह पर आगे बढ़ना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है इसकी बहुत चिंता मत करिए। हम जाएंगे तो भी जिसको विरोध करना हो विरोध करेंगे, जिसको समर्थन करना होगा वो हमारे इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लेंगे। और मैंने कहा सफलतम आयोजन होगा ये। लोगों ने कहा क्या कार्यक्रम सकता है? मैंने कहा मिट्टी के दिया जलाएंगे, वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे। कहा कितना? मैंने कहा कितने दीपक वहां मिल सकते हैं? लोगों का 2000 4000 हर एक बार नहीं, कम से कम 51,000 से शुरू करिए। अब 51,000 मिट्टी के दीपक नहीं मिल रहे थे हम लोगों को। अनुमान करिए, पूरे प्रदेश से जुटाए गए। और आज मैं अयोध्या में कहूं कि दीपोत्सव का आयोजन होना है इस वर्ष के लिए, अभी से नीलकंठ जी से मेरी अभी परसों एक दिन चर्चा हो रही थी, 7.5 लाख दीपक अभी से बनकर के तैयार हो चुके हैं। आप सोचिए, ये केवल दिया नहीं है, ये रोजगार भी है। आप सोचिए प्रजापति समुदाय के कितने लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक दिन मुझे बताने लग गए कि हमारा एक बूथ अध्यक्ष लखनऊ में, मैं 2 वर्ष पहले उसके घर में गया था, 2018 के पहले, तो उसकी परिवार की स्थिति बहुत, माली हालत बहुत खराब थी। वो लगभग 200 परिवार एक ही खानदान से निकले हैं। और कहा कि इस बार में गया, वहां खुशहाली थी। मैंने उनसे पूछा भाई क्या मामला है? उसने कहा साहब देखिए सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे हमें मिलता है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब देखिए प्रदेश में प्लास्टिक पे बैन लगा तो मिट्टी के बर्तनों की मांग हुई। प्रजापति समुदाय और कुम्हार जो थे ये सभी मिट्टी के बर्तन के लिए, मिट्टी के लिए तरसते थे। तो राज्य सरकार ने एक नीति बनाई कि अप्रैल से जून तक हम सभी गांवों के तालाब फ्री में इनको देंगे मिट्टी निकालने के लिए। 2 काम होते थे, हमारे लिए जल संरक्षण के लिए तालाब मिल जाते थे और उनको फ्री में मिट्टी मिल जाती थी। यानी हमारा काम भी फ्री, उनका काम भी फ्री, दोनों को मुफ्त में काम हो रहा है। वही भी खुश, हम भी खुश कि हमारा पैसा नहीं लग रहा। वे खुश इसलिए कि हमें मिट्टी का पैसा नहीं देना पड़ रहा है। दूसरा, मैंने उनके साथ बैठ करके एक चर्चा की। मैंने कहा आप लोग मैनुअली जो हाथ से चाक चलता है इससे कितने बर्तन बनाते हैं? उन्होंने कहा 70 से 75। मैंने कहा अगर इलेक्ट्रिक चाक या सोलर चाक आपको देंगे तो आप इससे 4 गुना बर्तन बना सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ बन सकता है, इसकी ट्रेनिंग आप दिलवा दीजिए। मैंने कहा हम ट्रेनिंग भी देंगे, आपको इलेक्ट्रिक का सोलर चाक भी देंगे, लेकिन शर्त एक कि बर्तन के दाम कम करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्री में मिट्टी दे रहे हैं। सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक भी फ्री में देंगे, ट्रेनिंग फ्री में देंगे। और जो काम आप जितने समय में 75 बर्तन बनाते थे उतने समय में आपके 300 से 350 बर्तन बनेंगे। तो दाम उसी प्रकार से जितनी तेजी के साथ ये बढ़ेगा उतनी तेजी के साथ दाम भी कम होना चाहिए। और आज आप देख रहे होंगे मिट्टी के बर्तन जो पहले थर्माकोल या प्लास्टिक के गिलास आते थे उसी के समकक्ष बिक रहे हैं। तो लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, स्वस्थ भी रह रहे हैं, पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो उसने मुझे बताया कि वहां पे लखनऊ में वो सभी 200 परिवार इस बात के लिए खुशहाल हैं कि आज उनके पास मिट्टी के बर्तन के, वहां पर तमाम प्रकार के कुल्हड़ के, दीपक के और मिट्टी के गौरी गणेश के। आपने देखा होगा विगत वर्ष कोरोना के कारण पहले गौरी गणेश भी चीन यहां भेजता था, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी चीन से आने लग गई थी और कितना विकृत मूर्ति बना के भेजते थे। यानी मूर्ति भी अपनी दर्शनीय हो वो मूर्ति होती है, लेकिन वो कैसे बनाता? गणेश जी को ऐसे बना देता था, उटपटांग बनाते थे, लेकिन लोग अपने घर में पूजा करने के लिए ले जाते थे।
आपने पिछले वर्ष देखी होंगी मूर्तियां जो आई थी, यहीं के कुम्हारों ने, यहीं के प्रजापति समुदाय की माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों ने बनाई। कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां और सस्ते में मार्केट में मिली, और सभी यहीं से, क्योंकि हम लोगों ने कहा चीन से तो कुछ मंगाना ही नहीं है, सब यहीं से आएंगी, और उन लोगों ने सस्ते में मूर्तियां बनाई। मैं जब अयोध्या जा रहा था दीपोत्सव, दीपावली के एक दिन पहले, तो इससे पहले हम लोगों ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगाई थी माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों का। तो एक कुम्हार मेरे पास आया मिलने के लिए, उसने समय मांगा, तो मेरे लिए एक बड़ा दीप स्टैंड लेके आया था। तो मैंने कहा भैया क्यों लेके आ गए मेरे लिए, क्योंकि मैं तो दीपावली के दिन यहां रहूंगा नहीं, मैं तो अयोध्या जा रहा हूं, फिर मुझे एक जगह बनवासी समाज के कार्यक्रम में जाना है। लेकिन ये बताओ क्या कुछ आपको प्रॉफिट हुआ भी? उसने कहा साहब मुझे अब तक 3 दिन में मैं 4 लाख की नेट प्रॉफिट कमा चुका हूं। मैंने कहा इतना प्रॉफिट कभी कमाया? कहा साहब साल भर में नहीं मिलता था, अब हमें इतना प्रॉफिट मिल जा रहा है, और ये जिस तेजी के साथ मार्केट की डिमांड हुई है, इसको देखते हुए इसमें और तेजी आएगी। मैंने कहा ये जो स्टैंड आप लेके आए हैं इसकी कीमत क्या है? उसने कहा साहब मैं 2 लेके आया था, एक तो 25,000 में बिक चुका है और एक मैं आपको देने के लिए आया। मैं कहा क्यों 25,000 खराब कर रहे हैं, आप इसको भी ले जाइए और फिर बेचिए, और उस पैसे को फिर किसी और को रोजगार के साथ जोड़ देंगे तो मुझे इसी में प्रसन्नता होगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के इस विजन के साथ जुड़ करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हैं। आप में से हर व्यक्ति लोगों को एक नई दृष्टि दे सकता है जीवन के हर एक क्षेत्र में। जैसे आज शिक्षक दिवस है, हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितनी भी विभूतियां हैं, ये बेसिक शिक्षा में होंगे, माध्यमिक में होंगे, उच्च में होंगे, टेक्निकल में होंगे, मेडिकल एजुकेशन के साथ जुड़े होंगे, वोकेशनल एजुकेशन के साथ जुड़े होंगे। वास्तव में इनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज था। मार्च 2020 में हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए थे। बीच में 2-3 महीने 2021 में हम लोगों ने खोलने का प्रयास तो किया, लेकिन फिर एक चैलेंज होता था। इस बार हम लोगों ने फिर से जैसे स्कूल कॉलेजेस खोले हैं, फिर से बात सामने आ रही है कि थर्ड लहर आ सकती है, थर्ड लहर आ सकती है। एक चैलेंज, कैसे हम उन सभी बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं, और इस चैलेंज के बीच से रास्ता निकालना है, इस चुनौती के बीच से रास्ता निकालना होगा। लोगों को राह दिखानी पड़ेगी, तकनीक का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक वो समाज जो हर प्रकार से सुविधा संपन्न है, वहां पे उनके पास टैबलेट होंगे, उनके पास अपने लैपटॉप भी होगा, उनके पास अच्छे स्मार्टफोन भी होंगे, उनके पास डिजिटल एक्सेस भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बड़ा तबका हमारे यहां तो ऐसा भी है जिसके पास डिजिटल एक्सेस की बात तो बहुत दूर है, जिसके पास घर में टेलीविजन नहीं है, जिसके पास कोई टैबलेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। उन लोगों तक कैसे हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें, और एक लंबे समय तक स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं हो सकते। मैं कल और 3-4 दिन से बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। मैं एक गांव में, बाढ़ प्रभावित गांव में गया, एक लड़का मुझे मिला, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा स्कूल पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा जब मैं स्कूल छोड़ा था तब मैं 4थी क्लास में था। तो मैंने कहा कितने दिन हो गए स्कूल गए हुए? कहा देखिए इस समय तो बाढ़ आई है, इससे पहले कोरोना आया था और मैं स्कूल नहीं जा पाया हूं। आप सोचिए, उस बच्चे का संवाद स्कूल से टूट सा गया है। उसने कहा 4थी क्लास में मैं पढ़ता था, स्कूल नहीं जा पा रहा हूं। यह एक भाव है उन बच्चों के जिनके मन में पढ़ने की एक तमन्ना तो है,
लेकिन कैसे हम उसके लिए सहज और सरल बना सकेंगे कि वह तकनीक का भी उपयोग उसके लिए आसान हो सके। इस दिशा में शिक्षा जगत से जुड़े हुए हर एक फील्ड में, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा, या हर एक फील्ड से जुड़े हुए उन लोगों को इसके बीच का एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। और तकनीकी विश्वविद्यालयों की जब इस बार परीक्षा हो रही थी तो मामला आया कि इनको भी प्रमोट कर दिया जाए। मैंने कहा भी नहीं, ये प्रमोट नहीं होंगे, हम बेसिक, माध्यमिक, उच्च और इन सब में मान सकते हैं, लेकिन तकनीकी विश्वविद्यालय में हर एक छात्र को टैबलेट उपलब्ध कराओ, लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराओ, नहीं है तो उसके लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराओ, लेकिन इनकी परीक्षा होनी चाहिए। आप इनके क्वेश्चन जो पेपर है इसको 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का कर लो, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम करवाइए। और इनकी सबकी ऑनलाइन एग्जाम हुई है। लेकिन शेष अन्य क्षेत्रों में हमें कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या इसके बारे में हम गांव-गांव जाकर के, पहले बच्चे स्कूल आते थे, क्या अब ये संभव है कि हमारा शिक्षक अलग अलग समय में अलग अलग गांव में जाकर के अलग अलग सामुदायिक क्लासेज वहां पे लेकर के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करें? एक नया कॉन्सेप्ट होगा ओपन स्कूल के रूप में। ओपन स्कूल अभी तक तो ये होता था कि कैंपस उसके खुल जाते थे, लेकिन अब गांव-गांव में जाकर के कोई विद्यालय पेड़ के नीचे चल रहा है, कोई पंचायत भवन में चल रहा है, कोई किसी खुले स्थान पर किसी बरगद के पेड़ के नीचे चल रहा है, कोई किसी घाट पर चल रहा है, कोई कहीं पर चल रहा है। 5 बच्चे 10 बच्चे हैं, और ये तो हमारी पुरातन परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है, काशी की तो ये परंपरा ही रही है। गुरु और शिष्य की परंपरा, काशी उसके साथ रसा बसा रहा है। क्या हम इस व्यवस्था को, अगर कोरोना जैसी महामारी लंबे समय तक खींचती है, आगे बढ़ती है, उन स्थितियों में हमारे सामने कुछ तो विकल्प होने चाहिए। इस महामारी के सामने दुनिया पस्त तो ही है। भारत ने तो फिर भी समय से कदम उठाए हैं। उसका परिणाम ये रहा कि प्रधानमंत्री जी की जो हर एक जगह उपलब्धता रही, उसका परिणाम है कि भारत ने तब भी इसको काफी हद तक नियंत्रित करके रखा, मृत्यु दर को न्यूनतम करके रखा। कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने इतनी बड़ी आबादी के बावजूद रखा। लेकिन दुनिया के अंदर अमेरिका जैसे देश बस तो हो गए। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोरोना से मौतें भारत से 1.5 गुना ज्यादा है। अनुमान कर सकते हैं कि मृत्यु दर कितनी ज्यादा वहां पर है। जबकि अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो भारत से कई अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं अमेरिका के पास हैं, लेकिन कोरोना के सामने सब पस्त हो गए। इसलिए केवल सुविधा बढ़ा देने से नहीं, बल्कि बेहतर प्रबंधन और फिर उसे लागू करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति, नेक नियति, किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस परिणाम, अच्छे परिणाम आने की संभावना हमेशा निर्भर करती है। और भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया था। लेकिन अभी बहुत सारे चैलेंजेस हम सबके सामने हैं, और जीवन के हर एक फील्ड में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, अर्थतंत्र का क्षेत्र हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें अगर चुनौती नहीं तो फिर सफलता के मार्ग आगे बढ़ने की संभावनाएं भी उतनी क्षीण होती हुई दिखाई देती है। हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे, और मैं काशी के आप सभी विद्वत समाज से ही अपील करूंगा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाओं के माध्यम से एक स्वच्छ, पारदर्शी सरकार के माध्यम से एक भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो या सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ाए जाने वाले किसी भी कदम को पूरी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का, या राज्य के अंदर
कानून व्यवस्था और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास ये आप सबके सामने हैं। इसे हम और भी अपने स्तर पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं और विद्वत समाज हमेशा समाज को एक नई दिशा देता है, समाज को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करके एक नई दिशा की ओर अग्रसर कर सकता है। काशी से मिलने वाली ये ऊर्जा न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि प्रदेश वासियों के लिए और अंततः देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के अपने लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे निरंतर आप सभी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आपके नेतृत्व में काशी की इस विशिष्ट विरासत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, सीएम ने शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से काशी देश के लिए नजीर बन रहा है। अयोध्या में पहले लोग जाने से डरते थे और अब लोग खुशी खुशी अयोध्या जाते हैं। सभी का यह प्रदेश समृद्ध प्रदेश बने। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए, उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करनी है लड़की की, बड़ी हो गई, अब पढ़ाई हो गई इसकी पूरी। आज जल्दी से जल्दी शादी कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मम्मी ने बोला और जो मेरे स्टेप फादर है उन्होंने बोला था कि मेरी शादी कर देंगे। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा किसी अच्छे पद को हासिल कर सकता है। तब उसके मदर को ये लगा कि शायद मेरी बेटी भी पढ़ के कोई ऑफिसर बन सकती है। तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मैं अपनी टीचर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीचर्स। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है।